जीवन का एक छोटा सा अंतराल पूरे जीवन के लिए यादगार बन जाता है। वह मेरा पहला प्यार थी। दो छोटी वाली गदबदी प्यारी सी लड़की, जो बिल्कुल नहीं जानती थी कि 15 वर्ष का एक किशोर उसे दिलोजान से चाहता है। वह मेरे स्कूल के बगल में रहती थी। कब वह मेरे दिल में उतर गई, पता ही नहीं चला। इस चाहत में कोई कलुषता ना थी, मैं उसे अपनी प्रेरणा मानता था। स्कूल आते जाते घंटों उसकी एक झलक के लिए प्रतीक्षा करता। वह छींट वाली फ्रॉक पहनकर कूदती फांदती आती, कभी कूड़ा फेंकने, कभी फेरी वालों से मोल भाव करने। मैं उतने से ही प्रसन्न होकर घर लौट आता। उसकी माँ घर के अंदर से उसे सुकू कहकर पुकारती, तो उसका निकनेम पता चल गया। हमारे इस खामोश प्रेम का एकमात्र चश्मदीद गवाह था अब्दुल्ला सगीर। वह सुकू का पड़ोसी था। मैं उससे अपने मन की बात कहता था। मेरी वह सुकू की आंखें चार भी नहीं हो पाई कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया। मैं वह शहर छोड़ आया। सगीर से मेरा संपर्क बना रहा। मैं उससे सुकू की बातें पूछता रहता। फिर पता चला वे लोग भी शहर छोड़कर कहीं चले गए। सुकू को दिल में बसाए हुए मैं जवान हो गया। कठिन परिश्रम व लगन से मैं डिप्टी एसपी बन गया। काम के अलावा मेरी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं रह गया था। तभी मेरी जिंदगी में एक दूसरी लड़की का प्रवेश हुआ। वह अपने साथ हुए सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराने आई थी। वह दुबली पतली, लंबी, आधुनिक लड़की थी। तनिक असुविधा मुझे उसके छोटे कपड़ों से हुई, किंतु इस बात को नजरअंदाज कर मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने कहा, उसने पहली बार मुझे जबरदस्ती की और दूसरी बार शादी का झांसा देकर मुझसे संबंध बनाए। उसकी आवाज और अंदाज में बला का आकर्षण था। मैं मुग्ध हो गया और फिर स्वयं को संभालकर बोला, दूसरी बार आप अपनी इच्छा से उसके साथ गई। ऐसी परिस्थिति दोबारा कैसे बनी? वह मेरा बॉस है। वह मेरी मजबूरियों का फायदा उठाता रहा। पदोन्नति का प्रलोभन देकर वह अकेले में काम करवाता रहा और वह रोने लगी। मैं द्रवित हो गया। मैंने उसकी कंप्लेन लिख लेने का आदेश दिया। अगले दिन वह यानी सुकन्या और उसका बॉस दोनों मेरे सामने बैठे थे। उसका बॉस परिमल धनी व अयाश टाइप का अकड़ू व्यक्ति था। वह बोला, ऑफिसर, आप किसकी शिकायत पर मुझे परेशान कर रहे हैं? ये सब पिछड़े इलाके की लड़कियां दिल्ली की चमक दमक देखकर चकाचौंध हो जाती हैं। धन दौलत, ऐशो आराम के चक्कर में धनी पुरुषों को फंसाती हैं। इनकी ड्रेस देखी है? इतने छोटे वस्त्र भले घर की लड़कियां पहनती हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही सुकन्या ने तैश में आकर कहा, क्या छोटे वस्त्र पहनने वाली लड़कियों का मान सम्मान नहीं होता? छोटे वस्त्रों की दुहाई देकर आप बड़े से बड़ा अपराध करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखो, यदि अपराध सिद्ध हो गया तो तुम 5 से 7 वर्षों के लिए अंदर चले जाओगे। पदोन्नति के झूठे सपने और शादी का झांसा देकर तुम लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हो। मैं गुर्राया, तो उसका बॉस नर्म पड़ गया। मैं शादी का झांसा क्यों दूंगा? मैं विवाहित हूँ। यदि मैं बलात्कार करता तो यह चीखती चिल्लाती, विरोध करती। इसने ऐसा नहीं किया। जो कुछ भी हुआ आपसी रजामंदी से हुआ। ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। इसने अपने विवाहित होने की बात भी मुझसे छुपाए रखी। सुकन्या के आंसू मुझे आहत कर रहे थे। मैंने रौद्र रूप धारण किया तो उसका बॉस डर गया। उसने संबंध बनाने की बात स्वीकार कर ली, किंतु कोर्ट में वह मुकर गया। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायाधीश ने बॉस के पक्ष में निर्णय सुनाया, किंतु उसे चेतावनी देते हुए कहा, यदि पुरुष झांसा देता भी है तो स्त्री को विवाह पूर्व उससे दैहिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्त्री बालिग है और उसके मित्रवत संबंध है तो शारीरिक रिश्ते आपसी सहमति से बनते हैं। उसमें किसी एक को दोषी नहीं माना जा सकता। फिर भी स्त्री की विवशता का फायदा उठाना कानूनन जुर्म है। अतः मैं श्री परिमल को 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड देता हूँ, जो सुकन्या के खाते में जाएगा। कोर्ट के बाहर खड़ी उदास सुकन्या को मैंने लड़ाई जारी रखने का अनुरोध किया, किंतु उसने मना कर दिया। हम मिलते रहे, जिसकी परिणति हमारे विवाह के रूप में हुई। उसने खुद को बदल दिया। छोटे वस्त्र के स्थान पर साड़ी और सूट पहनने लगी। खुद को एक आदर्श पत्नी साबित करने का पूरा प्रयास किया। हम खुश थे।
अचानक एक दिन मुंबई जाते समय रेल यात्रा में परिमल से भेंट हुई। मैं अकेला था। वह मुझसे मित्रवत मिला, किंतु कुछ देर बाद ही वह बोलने लगा, आपने एक ऐसी लड़की के चक्कर में मुझे बेवजह दंडित किया, जो झूठी और मक्कार थी। मेरी वैवाहिक जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बेवजह। आप यदि विवाहित थे, तो आपने उससे अनैतिक रिश्ते क्यों बनाए? मैं तैश में आ गया, किंतु सुकन्या से अपने विवाह की बात छुपाए रखी। एक बहुत ही सुंदर युवा स्त्री यदि स्वयं आगे बढ़कर आपको हमबिस्तर होने का आमंत्रण दे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप फिर बिना प्रमाण के उसे आरोपित कर रहे हैं। अच्छा तो ये सुनिए, मैंने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि वह फिर मुझे पर आरोप लगाए, तो मैं इसका उपयोग कर सकूं। परिमल ने जो टेप मुझे सुनाया, उसमें सुकन्या की ही आवाज थी। वह 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, अन्यथा वह केस को दूसरी अदालत में ले जाने की धमकी दे रही थी। आवाज बनाई जा सकती है, इसको कोर्ट मान्य प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता, मैंने कहा, किंतु मुझे खुद के कहे पर विश्वास नहीं हो रहा था। बात को समाप्त करके मैं अपनी बर्थ पर लेट गया, किंतु सारी रात जागता रहा। दिल्ली लौटकर मैंने सुकन्या की पासबुक चेक की। उसमें कोर्ट के निर्णय के बाद के दिनों में एक साथ 10 लाख रुपए की एंट्री थी। मैं सन्न रह गया। सामने चाय लेकर मुस्कुराती हुई आती सुकन्या को मैं नहीं बता पाया कि आज मैं कितना आहत था। मेरी जिंदगी में अविश्वास का तूफान आ गया था, किंतु मुझमें इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसे छेड़ता। मैं अपने शादीशुदा जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता था। सुकन्या की कॉलेज फ्रेंड वान्या की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में मेरी भेंट अपने दूर के रिश्ते के कजिन मयंक से हुई। वह बला का फेंकू और बड़बोला था, किंतु उस दिन उससे दूरी बनाए रखने की मेरी मंशा धरी की धरी रह गई। वह अपनी स्मार्टनेस और वैभव का बखान करते हुए लड़कियों के किस्से सुनाने लगा। यार, लड़कियां तो इस कदर मुझ पर मर मिटती थीं कि बात शादी तक पहुंच जाती थी। अरे खुद को ऑफर तक कर देती थीं। अच्छा यार, बोर मत कर। पुलिसिया आदमी से ऐसी बात करेगा तो अंदर कर दूंगा। यार देख ना, एक आध के फोटो दिखाऊं तो विश्वास करेगा। अरे कुछ तो इस पार्टी में भी मौजूद है। मैंने अनिच्छा से गर्दन घुमाई और ठिठक गया, ये कौन है? अरे सुकन्या है यार, जेएनयू में हम साथ पढ़े हैं। इससे मेरे अंतरंग रिश्ते थे, इसी के कारण तो मैं आज भी अविवाहित हूँ। तभी सामने से सुकन्या आती दिखी। मयंक कुछ कहता उसके पहले ही मैं बाल पड़ा, मीट माई वाइफ सुकन्या। ओह अच्छा, नमस्ते भाभी। मयंक की हालत गैस निकले गुब्बारे सी हो गई। वो वहां से खिसक गया, फिर वहां नजर नहीं आया। सुकन्या उसी प्रकार मुस्कुराती इधर उधर घूमती, सबसे बतियाती रही। उसके चेहरे पर कोई अपराध बोध ना था, सो मैं निश्चिंत हो गया। किंतु मेरे जहन में मयंक का कहा गया अंतिम वाक्य गूंजता रहा। देर रात सबकी दृष्टि बचाकर भागते मयंक को मैंने धर दबाएचा। हाँ, अब बोल, क्या बोलता है? अरे यार, मैं हाँकने के चक्कर में ज्यादा बोल गया था। मैं और सुकन्या जेएनयू में साथ पढ़े थे, बस यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। सॉरी यार। शर्मिंदा सा मयंक चला गया। मैं सशंकित सा इधर उधर घूमता रहा। मयंक तो सुकन्या को चरित्र प्रमाण पत्र दे गया था। रात के खाने के बाद सुकन्या गायब हो गई। मैं उसे खोजता वान्या के बेडरूम में पहुंच गया, जहां से आती फुसफुसाहट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं छुपकर उनकी बातें सुन लूं। मयंक को तो ज्यादा बोलने की आदत है, कहीं तेरे पति को तुम दोनों की नजदीकियों के बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वान्या थी। थैंक गॉड उसने कुछ नहीं बताया, अन्यथा ये तुरंत रिएक्ट करते। हो सकता है मुझे तलाक ही दे देते। तूने उसे पार्टी में बुलाकर भूल की है, सुकन्या ने उलाहना दिया। मैं उल्टे पैर वहां से लौट आया और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे सपनों का शीशमहल टूट गया था। कुछ देर बाद सुकन्या मुझे ढूंढती हुई वहां आई और बोली, ओ गॉड, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम यहाँ बैठे हो, बता कर आना चाहिए ना। वह मेरे बगल में बैठ गई। मैंने कार स्टार्ट की और वह मुझसे चिपक कर बैठ गई। कहीं से मेरे मन में एक आवारा सा ख्याल आया कि यदि मैं इस बेवफा की गर्दन दबा दूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मुझे चुप देखकर सुकन्या ने अंधेरे में मेरी आंखों में देखने का प्रयास किया और डर गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ, अलग हट कर बैठो, रास्ते में ट्रैफिक है। मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा और सुकन्या भी संभल कर बैठ गई। मेरी माँ बीमार थीं। सुकन्या ने उनकी सेवा करने का अनुरोध करके उन्हें घर पर बुला लिया। माँ गांव में पिताजी और चाचा चाची के परिवार के साथ सुखपूर्वक रहती थी। यहाँ उनके आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सुकन्या भी मेरी बेरुखी और दूरी का कारण समझ नहीं पा रही थी। मुझे खुश करने के लिए शायद उसने ये निर्णय लिया। वह मेरी और माँ की खूब सेवा करती और हमारा ध्यान रखती। इस बीच उसकी चचेरी बहनों ने शिमला घूमने का कार्यक्रम बनाया। सुकन्या भी जाना चाहती थी। माँ ने कहा, अभी तो मैं ठीक हूँ, तुम घूम आओ। सुकन्या लगभग 10 दिन के टूर पर रवाना हो गई। मैंने उसे सचेत किया कि फोन सदैव साथ रखना। माँ की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत लौटना पड़ेगा, किंतु उनके शिमला जाने के बाद सुकन्या से संपर्क टूट गया। एक दिन सुकन्या के बड़े भाई का फोन आया कि उनकी माँ बहुत सीरियस है, किंतु सुकन्या का फोन स्विच ऑफ है। क्या किया जाए? मैंने सुकन्या के होटल मैनेजर का फोन नंबर निकाला और उससे सुकन्या से बात कराने का अनुरोध किया। बड़ी देर बाद सुकन्या की उखड़ी उखड़ी सी आवाज आई, हेलो, क्या बात है? मम्मी बहुत बीमार हैं, आईसीयू में है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तुरंत लौट आओ। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम हो कहाँ? मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल किया। मुझे चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। बाद में कई बार फोन करने पर भी मैनेजर का जवाब मिलता, मैडम इज नॉट अवेलेबल। अगले दिन सुकन्या की मां ने आईसीयू में अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें मैं शामिल था। तीसरे दिन प्रसन्न मुद्रा में सुकन्या बैगेज के साथ दाखिल हुई। मैं निर्विकार मुद्रा में लॉन की चेयर में बैठा चाय पीता रहा। मेरी एकटक दृष्टि उसे सहन नहीं हुई। अंदर से माँ की खांसी की आवाज से वह सचेत हुई, मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है। नहीं तो, वे तो ठीक हैं। मेरी टिटोलती नजर से उसे असुविधा हुई। शिमला में नेटवर्क की समस्या थी, संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, तुम कहाँ घूम रही थी? 4 दिन पहले मुझसे तुम्हारी बात हुई, तुमने मेरी बात सुनी? नहीं तो, उसने सफेद झूठ बोला। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। अब ज्यादा समय नष्ट ना करके गुड़गांव रवाना हो जाओ, तुम्हारी मम्मी नहीं रही। क्या? वह चीख पड़ी, मेरी माँ आईसीयू में भर्ती थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब आईसीयू वाली बात तुम जानती थी, किंतु तुम्हें लगा तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, सो तुमने रंग में भंग डालना उचित नहीं समझा। मस्ती करके अपना टूर पूरा होने के बाद तुम लौटी। मेरी माँ से तुम्हें क्या लेना देना? मैंने गरजते हुए कहा। वह सहम कर चुप हो गई। अपनी पोल खुलती देख उसकी बायल्ती बंद हो गई। वह सिसकते हुए मायके जाने की तैयारी करने लगी। मेरा मन घृणा से भर गया। मैंने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। उसके आने पर मैं उसे अपना निर्णय सुनाता, किंतु लौटकर तो उसने मुझे चमत्कृत कर दिया। उसने बताया कि वह मेरी संतान की मां बनने वाली है। मैं उसे अपना निर्णय नहीं सुना सका। यद्यपि विवाहोपरांत उसने घर और मेरा ध्यान रखा, किंतु विवाह पूर्व की उसकी चरित्रहीनता मां के प्रकरण में बढ़ता गया। दोगलापन मुझे विवश कर रहा था कि मैं उससे संबंध विच्छेद कर लूं। एक दिन अब्दुल्ला सगीर का फोन आया। वह दिल्ली में था और मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसे तुरंत घर आने को कहा। मैं बेचैन था, शायद वह सुकू की कोई खबर दे सके। नियत समय पर वह आया। अब्दुल्ला, कैसा है मेरे यार? मैंने उसे बाहों में भींच लिया। वह मेरी सुकू के शहर का था, उसमें सुकू की यादों की खुशबू थी। हम चाय पीते अतीत की यादों में गुम थे। अचानक वहां सुकन्या आई। सगीर उठ खड़ा हुआ। उसकी भौचक की भाव भंगिमा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। क्या हुआ यार, बैठना आराम से। यह मेरी पत्नी है सुकन्या। तू तब से सुकू के बारे में पूछकर मेरा दिमाग खाए जा रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? मेरा दिल धड़कने लगा। अरे, यही तो है तेरे दिल की धड़कन, जिसके लिए तू वर्षों दीवानावार तड़पता रहा।
तेरी पत्नी सुकन्या यानी सुकु।